हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नीरज। तो हम लोग 11th के इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स सबसे पहले जानते हैं बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं और ह्यूमन बॉडी जो है वो केमिकल के बने होते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलेंगे। तो जैसे कि सेल हुए, टिश्यू सिस्टम हुए, ठीक है, ऑर्गेन हुए। तो सेल से भी छोटी यूनिट्स होती है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग इन डिटेल पूरे एक एक लाइन को कवर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। बोल रहा है कि जैसे कि हमारे बायोस्फीयर है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके बहुत वाइड डाइवर्सिटी होगा। उसके बाद बोल रहा है नाउ अ क्वेश्चन that arises in our minds, are all living organism made up of same chemical। बोल रहा है कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि जितने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए क्या सेम केमिकल के बने होंगे या फिर सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड के बने होंगे। तो वही बोल रहा है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म। केमिस्ट्री जो है वो एलिमेंटल का एनालिसिस में किस तरह से परफॉर्म करता है, उसी के बारे में। इफ़ यू परफॉर्म सच अ एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट। बोल रहा है कि अगर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट पे हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स पाएंगे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है, उसको आगे चैप्टर में बताया है। इनऑर्गेनिक लेवल पे, ऑर्गेनिक लेवल पे लिविंग टिश्यू का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वही बोल रहा है रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। वही बोल रहा है कोई भी अर्थ क्रस्ट पे, जैसे हमारे अर्थ है तो वहाँ पे किसी और सेल पे हम लोग नॉन लिविंग मैटर पे भी एनालिसिस करेंगे तो इसी प्रकार का एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो कैसे? तो जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं, हम लोग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं। और प्लांट जो होता है वो अर्थ क्रस्ट से बहुत सारे एलिमेंट्स लेता है और प्लांट्स को हम लोग लेते हैं डाइट के थ्रू। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जो होता है हम लोग के बॉडी में आ जाता है। तो इसलिए इस लाइन से वो यही बोलना चाह रहा है कि अगर हम लोग नॉन लिविंग मैटर को अर्थ क्रस्ट पे एनालिसिस करेंगे तो इसी टाइप का कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है, वही बोल रहा है वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, इसी प्रकार के सिमिलर लिस्ट पाया जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, और ये दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस होंगे? एब्सोल्यूट टर्म no difference could be made out. All the elements present in sample earth crust are also present in sample of living tissue। वही बोल रहा है कि जो उसमें एलिमेंट्स पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट के टिश्यू से कंपेयर करेंगे हम लोग का ह्यूमन टिश्यू को, तो दोनों सेमी टाइप के एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो सही बात है, हम लोग ले रहे हैं उसको बॉडी में जा रहा है तो उसमें भी वही होगा, अर्थ क्रस्ट पे जो है टिश्यू उस पर भी वही होगा। Closure examination revealed that relative abundance of carbon, hydrogen with respect to all element higher in any living organism than in earth crust। वही बोल रहा है कि जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा पाए जाएंगे। अब उसके बाद से बोलता है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन। अब बोल रहा है कि हम लोग केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए दो तरह का एनालिसिस हम लोग करते हैं। एक करते हैं केमिकल एनालिसिस और दूसरा करते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो आइए उसको इन डिटेल हम लोग जानेंगे। ठीक है,
तो बोल रहा है वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, और इसका आंसर हम लोग देंगे। टू गेट आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। अगर हम लोग केमिकल एनालिसिस करेंगे, बोले केमिकल एनालिसिस और इनऑर्गेनिक एनालिसिस, तो इसमें हम लोग करेंगे केमिकल एनालिसिस। और केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे वही हम लोग को देखना है। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं कि केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे। बोला वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर। जैसे कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे वेजिटेबल का कोई सड़ा हुआ पोर्शन लेंगे या फिर कोई लीवर ही लेते हैं, लीवर ही कोई टिश्यू लेते हैं, ठीक है, तो उसको ग्रींड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि मानिए ये हमारा लीवर का टिश्यू हो गया, ठीक है, लीवर का टिश्यू हो गया। तो लीवर के टिश्यू को हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रश कर देंगे मोटर में, और क्रश करके उसमें ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड मिला देंगे, ठीक है, पेस्ट कर देंगे, जिसे कूट देंगे इसको और इसका पेस्ट बना देंगे। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें डाल के पेस्ट बना देंगे। अब पेस्ट को फिर फिल्टर कराएंगे तो कुछ, अब तो जब फिल्टर होने के बाद कुछ ऐसा चीज़ होगा जो ऊपर रह जाएगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं इसमें बताएगा कि वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू और वेजिटेबल पीस ऑफ लिवर एंड ग्रीन टू ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है। यूजिंग अ मोटर और पेस्टल को यूज करके इसका पेस्ट बना देंगे। वी ऑब्टेन थिक स्लरी इफ वी वेयर टू स्ट्रेन दीज थ्रो चीज क्लॉथ और कॉटन वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। बोल रहा है कि जैसे चीज क्लॉथ और कॉटन से अगर इसको हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे तो दो तरह का फ्रैक्शन पाएंगे। एक होगा फिल्ट्रेट जो एसिड सोलूबल होगा, एसिड सोलूबल पूरा, दूसरा जो आएगा वो रिटेंटेट आएगा जो एसिड इनसोल्यूबल होगा। तो दो टाइप का आएगा, एक होगा जो सोल्यूबल होगा, दूसरा जो होगा इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। तो वहीं उसके बारे में आगे बताया है, एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक इन द एसिड सोल्यूबल पूल। तो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ एसिड सोल्यूबल में पाए गए। अब बोल रहा है इन हायर क्लासेज यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस लिविंग टिश्यू सैंपल आइडेंटिफाई पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोल रहा है कि हायर क्लास में हम लोग जैसा कि पढ़े होंगे कि लिविंग टिश्यू को हायर लेवल पे क्लासीफाई कैसे करते हैं। इट विल बी सफिश टू से हेयर डैट वन एक्सट्रेट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट एक्सट्रेट वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल द सेपरेटेड कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड्स। वही बता रहा है उसका सेपरेशन करने का मेथड बता रहा है। बहुत सारा मेथड होता है सेपरेशन करने का। एक वर्ड में इसको बोला जा सकता है कि अगर किसी भी चीज़ को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद से प्यूरिफाई करेंगे कंपाउंड को, उसके बाद से एनालिटिकल टेक्निक से उसको हम एनालिसिस करेंगे। और बोल रहा है कि व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव एन आइडिया टू मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद से मतलब जो कंपाउंड उसमें आएगा तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से वो पता चलेगा, उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा कि किस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। वही बोल रहा है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो लिविंग टिश्यू से जो कुछ थे जो फिल्ट्रेट हुए, तो एसिड इनसोल्यूबल आए और एसिड सोल्यूबल आए, तो उस लिविंग टिश्यू से जो कंपाउंड मिलेंगे उसको बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट। उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होंगे, जैसा कि हम लोग ऊपर जाने कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट किस तरह से आएगा, ठीक है।
and compound in them. How do know this? A slightly different but destructive experiment has to done, or destructive how do we know this? A slightly different but destructive experiment. डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट वही बोल रहा है कि इस पे डन किया जाएगा. वन वे और स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, लीवर सेल लें, उसको क्या करेंगे, इसको इनऑर्गेनिक बेसिस पे किया. पहले बता दिया कि ऑर्गेनिक बेसिस पे कैसे करेंगे, अभी बता रहा है इनऑर्गेनिक बेसिस पे कैसे करेंगे. वही बोला कि किसी भी सेल या फिर लीवर टिश्यू को लेंगे तो वो क्या होगा, वेट होगा, उसमें कुछ पानी होगा तो उसको क्या करेंगे, सुखा लेंगे. उसके बाद ऑल द वाटर इवोपरेट, उसके बाद से जब सूख जाएगा तो सभी पानी इवोपरेट हो जाएंगे. उसके बाद से बोल रहा है कि रिमेनिंग जो ड्राई वेट उसका बचेगा उसको फिर कंबशन फुली जर्न कराएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ कार्बन का कंपोजिशन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, उसको एयर के रेस्पेक्ट में जलाएंगे. ठीक है, तो ऑक्सीडाइज होगा. अब आइए देखते हैं कैसे होता है. कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं. इफ़ द टिश्यू फुली बॉन्ड, अगर टिश्यू फुली बॉन्ड हो जाएगा तो ऑल द कार्बन कंपाउंड और ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म CO2 वाटर वेपर. सही बात है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा गैसियस स्टेट में और CO2 बनेगा. ठीक है, उसके बाद से उसको रिमूव कर लेंगे. व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड, जो उसमें से बचेगा उसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं. दिस एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट. इससे ये पता चलता है कि लिविंग टिश्यू में जो होते हैं ऑर्गेनिक होने के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग को कैल्शियम मिला, मैग्नीशियम मिला, इसलिए ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी होते हैं. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन. और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उनको एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में हम लोग रख रहे थे. ठीक है, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन और ये सब नाम दिया हुआ है कि ये लिविंग टिश्यू में ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलेंगे. वाइल एनालिसिस द कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू. वही बोल रहा है कि लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों मिलेंगे. ठीक है, अब बोल रहा है उसके बाद से केमिस्ट्री के व्यू से देखने पे बोल रहा है कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू. फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू one can identify functional group aldehyde, ketone, aromatic compound, but from biological point of view we shall classify them amino acid, nucleotide, fatty acid. बोल रहा है कि केमिस्ट्री के व्यू से हम लोग देखेंगे तो उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं. कौन कौन, तो अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सारे. ठीक है, और बायोलॉजी के व्यू से देखेंगे तो उसमें एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेस, फैटी एसिड मिलेगा. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एमिनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसमें एमिनो ग्रुप होता है, और एडिपिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, द अल्फा कार्बन, दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड. जैसे कि कीटोन ग्रुप होता है उसके बाद से एसिड ग्रुप. तो इसको जैसे यहाँ से करेंगे तो एक 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा. तो कीटोन ग्रुप है, एसिड का ग्रुप है COOH. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो जो भी बहुत सारे पायरुविक एसिड जो होते हैं वो इन्हीं से आए हुए होते हैं, कीटोन और एसिड के. तो उसको अल्फा कार्बन, अल्फा एमिनो एसिड भी बोलते हैं. ठीक है, तो दे आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन्स, और मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है. जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, चारों तरफ हाइड्रोजन हुआ तो एक तरफ तो COOH हो जाएगा, एक तरफ NH2 हो जाएगा, और ऊपर में HIAR को रिप्लेस करेंगे, उस तरह का हमारे पास एमिनो एसिड आएगा. ठीक है, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्युपाइंग इन 4 वैलेंसी पोजीशन. कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो चारों वैलेंसी को हटा के हाइड्रोजन को एक तरफ COOH लगा देंगे, एक तरफ NH2 लगा देंगे, एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो जाएगा. ठीक है, जिस तरह का अल्काइल ग्रुप चेंज होगा उस तरह के एमिनो एसिड हमको मिलता जाएगा.
दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, वही बोल रहा है वेरिएबल ग्रुप डिजाइन करेगा आर ग्रुप को, आर ग्रुप डिसाइड करेगा किस तरह के एमिनो एसिड है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ऊपर में कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जैसे कि अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे हम लोग एनालिसिस किए तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा था 46.6% और ह्यूमन बॉडी में 65%। तो इसमें ऐसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे और ह्यूमन बॉडी में। इसमें दिए हुआ है लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ये सब कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे। अब आइए उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से क्या किया इधर दिया हाइड्रोजन कार्बोक्सिल, वहीं बोल रहा है एमिनो ग्रुप वेरिएबल करेगा, आर डिसाइड करेगा किस तरह के एमिनो एसिड है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है द आर ग्रुप इन दिज प्रोटीनेशियस एमिनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, द एमिनो एसिड कॉल्ड ग्लाइसिन। ठीक है, तो आर को जिस तरह से हम लोग चेंज करेंगे उस तरह से हम लोग को एमिनो एसिड मिलेगा। वही चीज़ इसमें बताने का कोशिश कर रहा है। तो बोल रहा अगर आर को हाइड्रोजन रख देंगे, यहाँ पे होगा ना जैसे COH होगा, इधर होगा NH2। ठीक है, इधर H, अगर आर को H से रिप्लेस करेंगे, आर को H से रिप्लेस करेंगे तो वहाँ ग्लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है अगर वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो एलानिन हो जाएगा, हाइड्रोक्सी लगाएंगे तो सेरीन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने 20 तरह के होते हैं। तो ये नीचे देखते हैं क्या बोल रहा है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एमिनो एसिड का जो होता है वो एसेंशियल होता है। कार्बोक्सिल और आर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसा कि देख रहे हैं इसमें आर फंक्शनल ग्रुप दिख भी रहा है। ठीक है, नंबर पे बेस होता है एमिनो का कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि जैसे एसिड बेस कब डिसाइड करेगा कि एमिनो ग्रुप जो हमारे CO- होगा तो एसिड होगा, और यहाँ पे H+ अगर होगा तो एसिड होगा, और यहाँ पे OH-, अगर एसिडिक मीडियम में इसको एक बार डालेंगे, एक बार बेसिक मीडियम में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे H+ अगर आएगा तो समझेंगे कि एसिडिक है, और OH- से O- आएगा तो समझेंगे बेसिक है। वही बोल रहा है इसमें देयर आर एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, और बेसिक में लाइसिन और न्यूट्रल में वेलिन होता है। तो उसके बाद से बोल रहा है कि एमिनो एसिड सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक भी होगा। आर उस एरोमेटिक को सब्स्टिट्यूट करेगा तो एरोमेटिक होगा, तो उसमें क्या होगा टायरोसिन, फिनाइलएनालिन, ट्रिप्टोफिन। ठीक है, एरोमेटिक आर की जगह पे एरोमेटिक जो होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना फिनाइल कीटोन्यूरिया में, वहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया में जो हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम था उसके रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता था जो कि टायरोसिन बनाता था, और टायरोसिन जो है वो T3 T4 और मेलानिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, ये सब हार्मोन जो बॉडी में होता है उसको निकालने में हेल्प करता था। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एरोमेटिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेंजीन रिंग होता है, एरोमेटिक होता है ना, तो वो टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफिन। ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज आयोनाइजेबल इन नेचर, NH2 और COH। वहीं बोल रहा है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो बेसिक मीडियम में क्या होता है कि H+ ऑब्टेन कर लेता है तो निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, और एसिडिक मीडियम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड चेंज। सही बात है, एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो दिया हुआ है ज्यूटर आयन, देख लीजिए इस मीडियम में डालेंगे तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे NH3+ आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन, उसी को क्या बोलते हैं ज्यूटर आयन। अब उसके बाद से बोल रहा है कि लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिपिड को हम लोग एसिड इनसॉल्युबल में रख रहे थे, ठीक है। तो लिपिड जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। दे आर सिंपल फैटी एसिड और फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू R group. The R group could be methyl, ethyl or higher number of CH2 group 1 to 19 कार्बन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताना चाह रहा है कि सबसे पहले ये जानेंगे कि लिपिड्स होता क्या है, ठीक है। तो लिपिड जो होता है एक ग्लिसरॉल और उसमें फैटी एसिड रहता है। तो ये मैटर करता है कि कितना फैटी एसिड है, ठीक है। एक फैटी एसिड होगा तो मोनोग्लिसराइड, और ईस्टर बॉन्ड से जो ईस्टर बॉन्ड होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल जैसा कि हम लोग अल्कोहल में पढ़े हैं, तो ठीक है, तो उतना डिटेल नहीं जानेंगे, ठीक है। तो उसमें एक अगर फैटी एसिड होगा तो मोनोग्लिसराइड होगा, दो फैटी एसिड डाइग्लिसराइड, और उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में। तो वहीं बोल रहा है कि मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, बहुत सारा हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, एक 1 to 19 कार्बन तक होता है, जिसका एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड, जिसमें 16 कार्बन, जिसमें कार्बोक्सिल कार्बन भी होता है, ठीक है। आर्चिडोनिक एसिड होता है जिसमें 20 कार्बन का चेन होता है, 20 कार्बन एटम होते हैं, उसमें भी कार्बोक्सिल कार्बन होता है। तो इसको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ऐसे जानते हैं कि बस 20 कार्बन का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे फैटी एसिड जो होता है वो सेचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड 1 और मोर, एक से ज़्यादा होगा तो उसको अनसेचुरेटेड बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सेचुरेटेड बोलते हैं। और दो तरह के जैसे लिपिड्स होते हैं, एक सिंपल होते हैं, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स में होता है ग्लिसरॉल और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी OH, ठीक है। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, लिपिड्स और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने हुए होते हैं, जिसमें बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड होता है, वही चीज़ बोल रहा है। फैटी एसिड पाए जाते हैं स्टेरिफाइड ग्लिसरॉल से, ठीक है। वही बोल रहा है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड वाइल्ड बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा वाइल के, जिससे कि जिंजली वाले उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हेंस रिमेन्स एज वाइल इन विंटर्स, वही बोल रहा है विंटर्स में वाइल होता है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है फैट फ्रॉम मार्केट, अगर हम लोग मार्केट से फैट लाते हैं तो उसमें कुछ लिपिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उसमें होते हैं। तो वो जो लिपिड्स होते हैं ना वो सिंपल लिपिड्स नहीं होते हैं। लिपिड्स के हम लोग जानते हैं कि वो लिपिड्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट लिपिड होते हैं, ठीक है, जिसमें लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड ये जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि सम लिपिड्स है फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद से बता रहा है कि आर फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड होते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो होता है वो लेसिथिन का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं जानेंगे। वो लिपिड्स होता है, ठीक है, पोलर हेड ऐसे होता है ना, तो लेसिथिन का होता है, ठीक है। लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जांपल। सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यू भी होता है, उस न्यूरल टिश्यू जो होता है हमारे डेंड्राइट और एक्सोन, उसमें भी लिपिड्स का कंपोजिशन होता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। अब इसके बाद बताना चाह रहा है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कार्बन कंपाउंड होते हैं
और हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा तो उसमें नाइट्रोजिनस बेस होगा। नाइट्रोजिनस बेस जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन सब नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जो कि अटैच होते हैं किससे, शुगर से, तो उनको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और फॉस्फेट अगर उसमें अटैच हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, जैसे कि हम लोग मोलिकुलर बेसिक इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग उसमें पढ़े थे, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा जानेंगे कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटोडिन, ये सब जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा ऐड होने से क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलना चालू कर देंगे, गुआनिनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइनिक एसिड, वही से बता रहा है, न्यूक्लियोटाइड का नाम बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए, आरएनए होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होता है, ठीक है। मोनोमर से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाए और चेन से जुड़ के बने होते हैं डीएनए और आरएनए। उसके बाद से बोल रहा है कि डीएनए और आरएनए का जो फंक्शन होता है वो जेनेटिक मटेरियल के, हम लोग पढ़े भी है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ शुगर का नाम दिए हुआ है, जैसे ग्लूकोज, राइबोज, फार्मूला भी दिया हुआ है C6H12O6, ग्लूकोज का, राइबोज का दिया हुआ है C5H10। ये थोड़ा सा देख लेंगे, एमिनो एसिड दिया हुआ है, फैट, वाइल्स, लिपिड्स, नाइट्रोजिनस बेस दिया हुआ है, पायरिमिडीन, यूरासिल, ठीक है। अब देखते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, डिफरेंट टाइप के सेल में होते हैं, फिजियोलॉजिकल में हेल्प करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो बॉडी का होता है उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गए, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो आइए जानते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है कि जैसे कि माइक्रोब, कुछ माइक्रोब होते हैं, फंजाई न, वो जो होते हैं ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो नॉन आइडेंटिफाई रूल होता है कि मतलब हर सब में बहुत सारा जगह जगह जाके अपना फंक्शन चेंज कर देता है, अपना कॉम्पोजिशन चेंज कर देता है। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है वो जितने भी सेल में रहेंगे सेम उसका वर्क रहेगा, सेम ही तरह का रहेगा। तो इसमें वही बताएगा, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विथ आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड स्मॉल और बिग। बोल रहा है कि जैसे केमिस्ट्री है तो उसमें हम लोग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड के आइसोलेट करने के बारे में उसी पे डील करेंगे, बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। बोल रहा है कि डिटरमाइनिंग दियर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। इफ वन वेयर मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल, एक हम लोग बायोमोलिक्यूल का अगर लिस्ट लेते हैं तो सच अ लिस्ट वुड हैव थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग एमिनो एसिड, शुगर, और उसमें एमिनो एसिड और शुगर भी इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल द बायोमोलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, जिसको हम लोग मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में जैसा कि हम लोग नोटिस करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, उसके कंपाउंड को क्या किया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे कि हम लोग हम बता चुके हैं कि फिजियोलॉजिकल में वर्क होता है। और प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल होता है, वो थाउजेंड ऑफ कंपाउंड अदर देन होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा। तो जैसे कि एग्जांपल अल्कलॉइड्स हो गए, फ्लेवोनोइड्स हो गए, रबर, एसेंशियल ऑयल और एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंट, ये सब एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है पिगमेंट क्या होते हैं, कैरोटीनोइड्स और एंथोसाइनिन। इससे नीट में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है।
तो इसमें इसको ध्यान से देखेंगे। अल्कलॉइड्स जो होता है वो मॉर्फिन और कोडिन होता है। टर्पेनोइड्स मोनोटर्पिन्स डायटर्पिन्स होता है। एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या है कि इस पे क्वेश्चन एक बार पूछ चुका हुआ है नीट में, ठीक है। तो वही बता रहा है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होता है वो आइडेंटिफाई, उसका फंक्शन जो होता है आइडेंटिफाइबल होता है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होता है जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पे होस्ट होते हैं तो उनका फंक्शन जो होता है जिससे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है कि मेनी ऑफ देम यूजफुल ह्यूमन वेलफेयर, रबर, ड्रग्स, सेंट एंड पिगमेंट्स, ये सब को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर रखे हैं।